ये हमेशा मुस्कुराते हुए लोग जरा सा जोर से गले लगाओ तो रो देते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा 11 की पुस्तक वितान भाग 1 चल रही, जिसका तीसरा अध्याय आलो आंधारी बेबी हालदार साहिबा की जो आत्मकथांश आत्मकथा है वो चल रहा है। इसके 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और शाम को काव्य शास्त्र चलता है अपना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास वाली पुस्तक भी कंप्लीट करवा दी, तो वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अनुरोध है आपसे, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है, जिस पर 2900 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस चैनल को आपको ज्वाइन करना है। प्रारंभ करते हैं साथियों। कल हमने बात की थी वो लिखने पढ़ने वाले, उनके तातुष के जो बंधु वगैरह वो भी लिखने को लिए प्रेरित करते रहते हैं इनको, बेबी को। तो तातुष बोलते हैं कल की, क्यों नहीं होगा तुमसे, जैसे बने ना वैसे ही लिखो तुम। जो चिट्ठी लिखने की बात आई थी कि चिट्ठी लिखो कि तुमसे जैसे लिखी जाए ना वैसे लिखो, और लिखते लिखते सब ठीक हो जाएगा। आज उससे आगे देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, कभी किसी को चिट्ठी लिखी नहीं, चिट्ठी विट्ठी लिखी नहीं। मैं कौन? बेबी हालदार। यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र लिखे। कहीं होते हैं ना जिसको सलीके से नहीं लिखना आता है, कोई लिखने में बड़ा मास्टर होता है कि यार तू लिख देना कोई प्रेम पत्र, तो वो ये यहाँ वो काम करती थी। है कुछ समझ में नहीं आता, कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही लिखूंगी, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं था, कोई पता नहीं था, ज्ञान नहीं था। मैंने तातुष से पूछा, मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी, मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी? तातुष बोले, यह तुम ही सोच कर देखो, बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे 1 वर्ष क्या है बड़े हैं, बस इतना ध्यान रखना। तो मैंने कहा, मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। जेठू यानी पिता के बड़े भाई, या यूँ कह सकते हैं ताऊ, ताऊ जी। तो जेठू बोलकर लिखूंगी। तातुष बोले, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हें जैसा ठीक लगे, जो उचित लगे वैसे लिखो। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी क्या जो लिख थी। चिट्ठी लिखने का सिर पैर में, जानती नहीं थी कि स्टार्ट कैसे करना है, अंत कैसे करना, वो मुझे नहीं पता था, इंट्रो आउट्रो का। फिर भी जैसे बन पड़ा लिख डाला। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, यानी ताऊ ने लिखा, प्रिय बेबी, तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी, क्या लिखूं, सोचते सोचते इतनी देर हो गई। 4-5 दिन हुए मैं यहाँ के किताबों के बाज़ार गया था। वहाँ बांग्ला किताब में देखकर इच्छा हुई थी कि सारा बाज़ार उठाकर तुम्हारे पास है जो भेज दूँ। लोग वहाँ मछली की तरह जो किताबें खरीद रहे थे, और मैं अवाक है जो देख रहा था, चुपचाप खड़ा देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, जानकर ये मुझे बहुत खुशी हुई। तुमने ये बिल्कुल ठीक लिखा कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुष और मैं बहुत क्या है चिंतित हैं, और चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। हम तुम्हारी जो जीवनी है, तुम जो लिख रही हो, उसको छपवाना चाहते हैं। आशा पूर्णा देवी का पाखिर खांचा, खांचार पाखी कैसा लग रहा है। तुम्हें तातुष ने जरूर बताया होगा कि आशा पूर्णा देवी घर के क्या सारे कामकाज निपटाकर उस समय चोरी चोरी लिखती थी। ये भी इन्हीं की तरह कोई एक महिला रही है, लिखती थी जब सब लोग सो जाते थे, और उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी, और घर से बाहर भी वह क्या बहुत कम निकली थी। मैं और तातुष दोनों ही आशापूर्ण देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया की काफ़ी खबर है जो रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से सवाल ये बन सकता है कि कौन है जो घर के सारे कामकाज निपटा कर उस समय चोरी चोरी लिखती थी जब सब लोग सो जाते थे, तो वो कौन है? तो वहाँ पर ध्यान में रखना आप, आशापूर्णा देवी। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है। जबकि हमें उनकी कानी उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है, मतलब उनके मुकाबले छोटी उंगली के मुकाबले भी लिखने की क्षमता नहीं है। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकती हो, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकती है। यहाँ पर दूसरी आशापूर्णा देवी किसके लिए आया है? बेबी हालदार के लिए। तो ये सवाल भी बन सकता है, बहुत अच्छी पंक्ति आई है।
ये बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा मेरा प्यार लो और तुम्हारा जेठू, कि तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा वो बता देना, अवगत करा देना। जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते थे। अकेले जेठू ऐसा करते करते हों ये बात नहीं थी, और भी कई लोग थे। दिल्ली में जेठू, तातुश के एक बंधु रमेश बाबू भी थे। मैं जो जो लिखती वह सब तातुश उन्हें फ़ोन पर क्या सुनाते थे कि इसने ये लिखा। एक दिन फ़ोन पर बात करने के बाद मुझसे बोले, देखो तुमने ये जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत बहुत अच्छा लगा। एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। किस डायरी की तरह? एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। एनी फ्रैंक की डायरी आपने पढ़ी होगी इंग्लिश के अंदर ये चैप्टर था शायद 10वीं कक्षा में। मैंने पूछा ये एनी फ्रैंक कौन है? तातुश ने तब मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकालकर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई, दया आई, मोह। इसके साथ ही शर्मिला दी भी मेरा उत्साह जो बढ़ाती थी, और वह मेरी ही वयस की थी, मेरे ही उम्र की थी, और जेठी की क्या बंधु थी। वह कोलकाता ही में कहीं पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता कि वह मुझसे कितना स्नेह करती थी। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली है। कौन? शर्मिला दी। मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था। उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, यह करूं, वह करूं। उनसे पूछूं, शर्मिला दी हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे? कभी मिल भी सकेंगे या नहीं? मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी? एक दिन घर में एक अलमारी की चीज़ें पहुंचते समय मैंने वहां एक फ़ोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुनदा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी एक तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुनदा। तो एक तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुनदा थे। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा है जो बैठे थे। तो फोटो में देखा था जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में है जो देखा था। मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की जो इच्छा थी वो बहुत होती थी। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज काट कर भी रख देती थी कि इनमें लिख लिख कर कुछ न कुछ भेजती रहे। शर्मिला दी लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपती रहती थी। वह मुझे प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हालचाल जो पूछती रहती थी। कौन? शर्मिला दी जो है वो। आगे हम बात करते हैं। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ यहाँ पर मैं। वो ये भी सोचती है कि चिट्ठियों में हम जो बातें करते हैं ना वह शायद मिलने पर नहीं हो। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। मेरा उत्साह जो है वो बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। तो इनके उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के बंगाली बंधु कौन थे? आनंद। इनका क्या नाम था? आनंद नाम था। तो ये भी पूछा जा सकता है। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा क्या कि आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं है। अपनी सुंदर कोशिश को कभी बंद न करें। अभ्यास और कोशिश से सब संभव है। और यही अपने जीवन पर हम यूँ कहें कि सफलता के अंदर लागू होता है। आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करें तो अभ्यास करें और लगातार कोशिश करें। असफलताओं के बाद सफलता निश्चित मिलेगी अगर निरंतर आप अभ्यास करते रहे। तो कहते भी, कोई कहता ना याद नहीं होता, तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत के सिलपत पड़त निशान। तो अभ्यास और कोशिश जारी रखें कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सकें। कि अभ्यास और कोशिश से संभव यह है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सकें। साधारण इंसान भी असाधारण मेहनत करके अभ्यास करने से असाधारण परिणाम है जो दे सकता है। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। ये भी वो सजेस्ट करते हैं बात। मेरी शुभकामना आपके साथ है।
इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था। उस लेख को पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया ऐसी बात नहीं थी कि पूरा का पूरा समझ में आ गया ऐसी बात नहीं थी। मेरे कहने पर तातुश ने वह मुझे समझाया था कि इसमें ये चीज़ें हैं। फिर भी कुछ दिमाग में घुसा, कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं, कि इतने लोग मोटिवेट कर रहे हैं मुझे, सकारात्मक ऊर्जा से भरे, इसके बाद मैं ठीक से लिख पाऊंगी कि नहीं लिख पाऊंगी, ये संशय बना रहता। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुँचे। मैं उस समय किचन में थी। खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई तो काफ़ी देर बाद में बाहर निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटा? मैं बोली, बाबू आपके शरीर का यह हाल कैसे हो गया? बाबा बोले, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, ठीक है, सब ठीक है, स्कूल गए हैं। मैं तातुश के पास दौड़ी गई और बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुश बोले, उन्हें घर में बिठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई और पूछा, चाय बनाऊं? वह बोले, नहीं, रहने दो, इतनी गर्मी में चाय। मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत बनाकर उन्हें दिया। गिलास हाथ में लिए वह बोले, तू भी थोड़ा ले बेटा। मैंने कहा, नहीं बाबू, मैं अभी अभी चाय पी है। माँ कैसी है? वह बोले, ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती है तुम्हें। मैंने सोचा, करेगी क्यों नहीं, 2 वर्ष जो हुए जा रहे हैं और अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका। अभी 2-1 दिन के लिए वहाँ चली जाऊँ तो शायद वही झगड़े फिर शुरू हो जाएं। मैं अब और वही सब भोगने को तैयार नहीं। यहाँ आकर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं और एक ही जैसा खटते कमाते हैं साहब। यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती, तब शायद मुझे उतना कष्ट है जो नहीं भोगना पड़ता। अपने अपने हिसाब से पहले चलने लग जाती मैं। बाबा के साथ इधर उधर की काफ़ी बातें करते करते मैंने पूछा, कोलकाता की क्या खबर है? मेरा भाई कैसा है? माँ कैसी है? माँ, बाबा बोले, माँ, तेरी माँ? तूने कुछ सुना नहीं लगता है, क्यों? बाबा मेरे मुंह की और थोड़ी देर देखते रहे। वह शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं ये रोने धोने न लग पड़े। इसे सच सच बताना ठीक होगा या नहीं, शायद बता ही देना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी भी यही सोच रही है कि इसकी माँ है जो जीवित है। ऐसे में न बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सब सोच रहे थे। उन्हें चुप देख मैंने बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो वे चौंक गए। मैंने देखा कि उनकी आंखें भर आई है। तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही। मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू? माँ की तबीयत तो ठीक है। बाबा रुद्ध गले से बोले, तेरी माँ तो 6-7 मास हुए दुनिया छोड़कर जो चली गई है। तेरी माँ नहीं है। क्यों? तेरा दादा तो वहाँ गया था। तेरा दादा तो वहाँ गया था, मतलब भाई तो गया था, उसने तुझे नहीं बताया? मैं बोली, नहीं तो मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं थोड़ी देर बाबा के सामने सिसक सिसक कर रोती रही और मैं कर भी क्या सकती थी। एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती है, मुझे लगता है तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी रहती है लेकिन मुझे कोई कुछ है जो बताता नहीं। मेरे दादा बऊदी भाई कोई बहुत दूर तो रहते नहीं थे, फिर भी नहीं बताया। रिक्शे में 10 रुपया भाड़ा लगता, फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया। बीच में मैं कई बार वहाँ गई लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर समय सोचती रहती कि जैसे भी हो एक बार माँ के पास जाकर ज़रूर आऊँगी, उनसे मिलकर ज़रूर आऊँगी। इतने दिन यही सोचती आ रही थी और अब सुनने को मिला मेरी माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई। मुझे पता चला था कि माँ जब अस्पताल में भर्ती थी तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा था कि वह उन्हें माँ से मिलाने ले जाएगा। बाबा नहीं गए। वह क्यों जाते? उन्हें जाने की दरकार ही क्या थी? उन्हें किस चीज़ का अभाव था? बाबा का जाना उचित होता। मुझे लगता है वह जानते थे कि माँ है जो नहीं बचेगी, फिर भी नहीं गए। मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर कर लौट आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबा ने भूल की अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आ सकते थे वो, लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाक्रम मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफ़ी बाद में जो पता चला और मुझे तो अभी अभी। बाबा ने पूछा, तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? मैंने बताया कि यहीं पास में है। तो वह बोले, चलो थोड़ा देख आऊँ।
बाबा को लेकर वहाँ गई। बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकल आया और अरे दादू कहकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, दादू मेरा बाबू कैसा है? दादू मेरा बाबू कैसा है? बाबा बोले, तुम्हारा बाबू ठीक है। मैंने साथ चलने को कहा था पर वह नहीं आया भाई। मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें जो भर आई थी और वह मेरे लड़के को देखकर, यानी बड़े लड़के को देखकर, वह उससे बोले, तुम लोग और भी बड़े हो भाई। पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग, अब तुम सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मामला सब ठीक है। मुझसे बाबा ने कहा कि तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है। तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है। किसका कथन है? बाबा का कथन है। देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा बेटा। अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख शांति से रहेगी मेरे लड़के से। बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना। और इतना कहकर मेरे साथ जो लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातुश ने उनसे कहा, आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाएं। बाबा बोले, जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता करना लेकिन अब नहीं करूँगा, चिंता करता लेकिन अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छी तरह से है। बाबा चले गए। उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख विख रही हूँ। सुनकर वह बहुत खुश हुए थे। जहाँ पहले वह मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, वहाँ अब वह जब जब फ़ोन पर मेरा हालचाल पूछने लगे, वह बार बार ये भी जानना चाहते कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा, ख़त्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने को भी कहते और साथ में ये भी कि यदि मैं रुकना न चाहूँ तो लौट कर आ सकती हूँ। मेरी जाने की इच्छा नहीं होती। पर बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत ख़राब रहा। मैं पछताती रही कि मेरी माँ मर गई और मेरे आँखों से मैंने उसे आँखों तक देखा भी नहीं, एक बार भी देख भी नहीं पाई एक बार। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता लगी रहती। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियां भी आ पहुंची थी। उनके जवाब देने की चिंता अलग से रहती थी। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे कौन? चिट्ठियों के जवाब, ये पंक्ति देकर सवाल पूछा जा सकता है, चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे। यहाँ पर दोनों कौन है? जेठू और शर्मिला दी। तो ध्यान में रखना इस पंक्ति को। मेरा मन भी बहल जाएगा ये सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियां लेकर मैं बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार फिर पढ़ लेना जरूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठियां उठाई और किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगी। तातुश ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा है, मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में भूलने तो होगी, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं है। जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है तुम्हारे तातुश की तरह? नववर्ष में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह जो मोटी सोटी हो जाओ, यही मेरी है जो कामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका ये लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुश और तुम्हारे जेठू दोनों की सोचने विचारने का कोई अंत नहीं। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा है। आशापूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफ़ी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाश, बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। फूलों की, माफ़ कीजिए, भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी लिखी नहीं जा सकती, इसलिए उनकी चिंता किए बिना लिखना होगा। यानी कि इसको हम अपनी ज़िंदगी से जोड़े हैं। अब आप अपनी परीक्षा से जोड़ो कि रीट में क्या हो गया, इसी चिंता में बैठे रहोगे तो आप आगे कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे। तो उसको छोड़ो। अब बाद में अपना लिखा स्वयं ही सुधार लेना होगा। इसके बाद जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, उनसे इसे कुछ और सुधरवाने की बारी आएगी। लिखने बैठने से ही लिखा जा सकता है, पढ़ने बैठने से ही पढ़ा जा सकता है। संकल्प के साथ में आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ा जा सकता है। यह अभिज्ञता तुम्हें निश्चित ही हो गई है। तुम्हारे तातुश ने तुमसे ठीक ही कहा है क्या कि भूल होती है तो हो, फिर भी लिखो। जेठू की जितनी चिट्ठियाँ आती उतनी मेरी इच्छा होती कि लिखूं और भी लिखूं। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी। उनकी
चिट्ठियाँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़कर। उनकी चिट्ठियाँ कुछ और ही तरह की होती। मैं सोचती कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी, क्या उसके साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करती होगी जैसा मेरे साथ करती है। मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती, और चिट्ठियाँ भी ठीक उसी तरह लिखती जैसे अपने किसी बांधवी को लिखती है, परिवारजन को लिखती है। तातुश उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर सुनाते तो अपने टूटी फूटी बांग्ला में उन्हें लिख देती। कभी जब मेरा मन ख़राब होता तो उनकी ये चिट्ठियाँ मुझे आह्लादित कर देती। बेबी, एक बार सोचकर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो वैसे वह क्यों है, इसका कारण क्या है। थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो, जिन्हें तुम माफ़ भले ही न कर सको। बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ़ किया जा सकता है। और देखिए, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ़ किया जा सकता है। जीवन जीने का साथियों एक सीधा सा तरीका है। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ इस तरह से ज़िंदगी को आसान कर लिया मैंने, कुछ इस तरीके से ज़िंदगी को आसान कर लिया मैंने, कुछ से माफ़ी मांग ली और कुछ को माफ़ कर दिया मैंने। तो इस तरीके से भी ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है, और शायद वैसा करना ही भला है। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे और फिर खूब है जो नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तो मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। ये सारी की सारी बातें हैं जो चिट्ठियों के माध्यम से चल रही है। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भर कर हंसेंगे। यदि हंसने की कोई बात न होगी तब भी हंसेंगे। बेबी, तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा कुछ पढ़कर कहता है कि बहुत अच्छा लिखा है? और तुम क्या कभी ये सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? मुझे ये बात बड़ी मज़ेदार लगती कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा। तो ये सजने धजने की बात कौन पूछ रही चिट्ठियों के माध्यम से? शर्मिला दी जो है। सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कितनी ही लड़कियों बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने के बाद उठी नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना, कंघी और न जाने क्या क्या लेकर सजने के लिए बैठ जाती है। साड़ी पहनती तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती, ए देखो तो ठीक से पहने कि नहीं। अगर सहेली ने उनके मन की बात नहीं कही तो ए ठहरो कहकर साड़ी को फिर से 10 बार खोलती और फिर पहनती। कोई कोई अपने स्वामी से पूछती है, हे स्वामी, हे नाथ, बताओ क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा, कौन सा कलर ठीक रहेगा, किस तरीके से? तो स्वामी यदि कहता है ये साड़ी पहनो, इसमें बहुत अच्छी दिखोगी, तो उस साड़ी को पहनने वे मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे में चली जाती और फिर साड़ी पहन स्वामी के सामने जो आकर खड़ी होती और चाहती कि वे एक बार फिर कहे, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहती कि और लोग भी कहें, देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो देखकर अवाक रह जाती कि औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह है, इनके लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं उन्हें देखती कि होठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया है, जो पाउडर वाउडर पोत लेती है ना कहीं सारा, खूब बिल्कुल वाइट वॉश बन जाती है। चल पड़ी अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। ये सब चीज़ें औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती है। मुझे ये सब एकदम ये अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीज़ें कौन बता रही है, बोल रही है? बेबी हालदार। मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दीदी मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती मेरी कंघी करती और बाल बांध देती थी, बाल बनाकर। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियां ही ये कहकर मुझे सजाती वजाती। ब्याह के बाद भी इन सब चीज़ों का शौक़ मुझे नहीं हुआ बिल्कुल भी। कहीं जाना भी होता तो बस जैसे तैसे कंघी कर मांग में सिंदूर लगा चल पड़ती। इस पर भी पाड़े की मोहल्ले की औरतें मुझे देखकर जलती हुई अगर अब मुझे देखती और भी जलती। इसको उसको बुला आपस में खुसर फुसर करने लग जाती, क्योंकि साड़ी की जगह में सलवार सूट है जो पहनने लगी थी। अब ज़्यादा बातें करने लगी। यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई। यहाँ मुझे सबका स्नेह मिलता। तातुश के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते। माने अर्जुनदा की माँ आती तो वह भी मुझे कुछ न कुछ देकर ज़रूर देती। मैं सोचती कि इन लोगों का इतना प्यार संभाल भी पाऊँगी या नहीं। अब मुझे आश्चर्य होता है जब कोई कहता है कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता, जबकि पहले मैं भी सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह सकूंगी। पहले मैं ये सोचती कि दुर्गापुर में जो मेरे बंधु हैं उनको छोड़कर मैं कैसे रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी। लेकिन यहाँ अब मामला सब कुछ ठीक है। ये सब बस कहने भर की बातें होती है। जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकेंगे, वे आज उनके बिना बड़े मज़े में है। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रही थी।
जब अपने बंधुओं को छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा था। आगे हम देखें तो धीरे धीरे सब ठीक हो गया। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की तरफ से मैं अधिक ध्यान देने लगी इस चीज़ की ओर। उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछड़ने के दुख की जगह में अब मानने लगी थी कि उनमें से कोई भी मुझसे मिलने न आए। मैं अपने बाल बच्चों में मगन थी और इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। वे अब न तो पहले की तरह जरा जरा सी बात पर रोने चिल्लाने लगते, न ही बेमतलब इधर उधर है जो कहीं भटकते, पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर रखते, अपने ऊपर रखते। बातें भी अब वे ऐसे करने लगे थे जैसे पहले कभी नहीं करते थे। अभी कुछ ही दिन हुए थे, मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी। फिर हठात से मेरी लड़की अचानक से पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? लड़की ने पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक हो उसकी ओर देखती रही और सोचने लगी, इतना जरा सी बच्ची इसी बात पूछ रही है, भला मैं इसे क्या जवाब दूँ। मैं कुछ बोलती इसके पहले उसने फिर कहा, माँ एक कविता सुनाओ न। मुझे क्या वह सब याद था? फिर भी जो 2-4 लाइनें मन में आई, मुझे जो याद थी उसे मैंने सुना दी और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती है? कि इतनी बड़ी, मेरी माँ तो इतनी बड़ी और तुम इतनी बड़ी होकर स्कूल वाली कविता सुनाती हो? उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई और कुछ दुख भी हुआ। मैंने सोचा, मेरे बच्चे जब इस बात पर इतना हंस सकते हैं तो उस समय तो और हंसेंगे जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले कभी तो उन्होंने देखा नहीं था। यहाँ मैं रोज़ सवेरे अखबार देखती थी। अंग्रेजी न जानने से उसका सिर पैर कुछ भी समझ नहीं पाती, फिर भी तस्वीर देखकर तातुश से उनके बारे में पूछती। अब देखिए मैं थोड़ा गति से पढ़ रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ आप भी उस भावधारा के अंदर बहते हुए, रस सिक्त होते हुए इसको इत्मीनान से सुनते जा रहे हैं, बिल्कुल धारा प्रवाह तरीके से। तातुश कहते हैं, तस्वीरों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। मैं एक एक अक्षर बोलती और तातुश हूँ करते जाते। जब सारे अक्षर खत्म हो जाते तो तातुश पूरे शब्द का उच्चारण कर देते और उसका मतलब भी बता देते। बार बार पूछने पर कभी कभी वह उकता जाते क्योंकि वह अपना प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से नहीं पढ़ पाते थे। तो यहाँ पर तातुश कौन सा अखबार पढ़ते थे, प्रिय अखबार कौन सा था तातुश का, ये पूछा जा सकता है, द हिंदू। तो जिस समय द हिंदू वो पढ़ने लगते, इस बीच बीच में ये पूछने लगते, वो इरिटेट होते थोड़े कभी कभी कि यार मुझे ही नहीं पढ़ने दे रही पूरे तरीके से भी ठीक से। शायद इसलिए अखबार हाथ में लिए वह कहते, बेबी जाओ, बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी क्या? मैं कहती हाँ भेजूंगी, अभी टाइम है। वह फिर कहते, कब भेजोगी? देर नहीं हो जाएगी कि ये कब जाए और मैं कब अपना द हिंदू जो ठीक से पढूं? जाओ। मैं घड़ी की तरफ देख कर उठ पड़ती। बच्चों को स्कूल भेजना ही तो कोई अकेला काम था नहीं। अर्जुन दा के उठने पर उसके लिए कुछ खाना वाना भी बनाना होता था। ठंडी रोटी वह खाता नहीं था, इसलिए गरम गरम बनाकर देनी होती थी। किसको? अर्जुन दा को। उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक था। चिकन विकन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा, ये सब उसे अधिक पसंद था। साथ में टोमेटो सूप, चिकन सूप, प्याज सूप जैसा कुछ हो तो और भी अच्छा लगता। तो ये सब किसे अच्छा लगता? ज़्यादा माफ़ करें, अर्जुन दा को। तो ये आप चीज़ ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है ये सारी चीज़ें। देखिए ये किसको अच्छी लगती थी? अर्जुन दा को। मैं उसका खाना उससे पूछ कर ही बनाती। लोगों को कुछ बना बना कर खिलाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता रहा है। मैं जब अपने स्वामी के पास थी तब भी कभी कुछ नया बनाती तो आसपास के लोगों को भी खिलाती, और इस पर से मेरा स्वामी मुझ पर जो गुस्सा करता कि लोगों को खिलाने की क्या ज़रूरत है। लोगों को किताबें देखकर तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता उतना ही अच्छा अब उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देख कर लगने लगा था। अखबार देखते देखते मुझ पर जैसे उसका नशा सा चढ़ गया था। तातुश उसमें से जो कुछ मुझे बताते वह सब मेरे लिए बिल्कुल नया होता और वैसी बातें बार बार सुनने समझने के लिए मैं रोज़ सवेरे गेट पर जो खड़ी हो अखबार आने का क्या रास्ता देखती। एक बार किसी चीज़ का नशा हो जाता था फिर वो जल्दी से उतरता नहीं है भाई साहब। तो अपने किताबों का नशा कीजिए, मज़ा आएगा बहुत। उस दिन सवेरे उठने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। नीचे आई तो देखा तातुश स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी किचन में गई और चाय बना लाई। उन्हें चाय देकर मैंने दूसरा अखबार उठा लिया और उसकी तस्वीरें देखने लगी। तातुश बोले, तुम्हारी चाय कहाँ है? जाओ ले जाओ। मैं चाय लेकर खड़े खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और चाय का गिलास टेबल पर रख अखबार देखने लगी। हठात तातुश बोले, बेबी तुम्हें हम लोगों के पास माने इस घर में आए 1 वर्ष हो गया। तुम सोच कर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। क्या क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? यहाँ पर इतने दिन 1 साल हो गया लगभग यहाँ रहते हुए, क्या बुरा लग रहा है? यहाँ आकर तुमने क्या कुछ नया सीखा वो बताओ। इतना क्या करता तो फिर अखबार पढ़ने लगी। बेबी ने सोचा, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है।
उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह जाकर खिड़की के पास खड़ी हो आकाश की ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद हो आई थी। उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मनुष्य बने, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। लिखना पढ़ना तो उसका हुआ नहीं था, फिर भी उसका महत्व वह ठीक ठीक समझती थी। और जब तक उन लोगों के साथ रही तब तक पढ़ने के लिए उनके पीछे सारे समय पड़ी रहती थी। माँ आज होती और उसे पता चलता, स्वयं देखती कि उसकी बेबी आज भी पढ़ना चाहती और पढ़ लिख रही है, तो उसे कितनी खुशी न होती। बहुत खुश होती वो। आकाश की ओर देखती जैसे वह अपनी माँ से कहना चाहती है, माँ तुम एक बार आकर देख जाओ, मैं अभी भी लिखना पढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा बनाना चाहती हूँ, उन्हें बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। माँ वह अपनी माँ से बातें कर रही थी और उसकी आंखों से बहते आंसू छाती भिगोते फर्श पर क्या है जो टपक रहे थे माँ की याद में। गिलास में चाय कब की ठंडी हो चुकी थी, तभी बेबी के कानों में किसी के पैरों की आहट चुभ पहुंची और वह चौंक पड़ी। उसने घूमकर देखा, अर्जुन दा उठ चुका था और नीचे आ रहा था। उतरते उतरते हुए बोला, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है? तुम लोग चाय पी रहे हो और मेरी चाय कहाँ है? ये किसका कथन है? अर्जुन दा का कथन है साहब। वह चाय बनाने किचन में जाने लगी, तभी देखा कि किसी ने गेट पर आकर बेल बजाई। उसने जाकर देखा कि पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है। वह उससे बोला, ये तुम लोगों का है, डाकिया भूल से हमारे घर यहाँ डाल गया था। उस लड़के से पैकेट ले उसने आकर तातुश को दे दिया। तातुश ने देकर कहा, ये तो तुम्हारा है, ये लो जाकर देखो इसमें क्या है। पैकेट लेकर वह किचन में गई और अर्जुन की चाय का पानी चढ़ाकर उसने पैकेट खोला। पैकेट में एक पत्रिका थी। आप इमेजिन करते चलिए इन चीज़ों को मेरे साथ साथ, मज़ा आएगा। वह उसे पलटने लगी तो उसमें एक जगह उसने अपना नाम देखा। आश्चर्य से फिर देखा, सचमुच ही उसमें लिखा था, आलो अंधारी अंधेरे का उजाला, बेबी हालदार। खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा। मन की ऐसी उथल फुथल में भी जेठू की वह बात याद आ गई कि आशापूर्णा देवी दिन भर के काम निपटाकर उस समय लिखने पढ़ने बैठती जब सब लोग सो चुके होते थे। उसने सोचा, जेठू ठीक ही कहते हैं, ताऊ ठीक ही कहते हैं, घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। हठात उसकी नज़र चाय के लिए चढ़ाए पानी पर पड़ी जो उबलते उबलते काफ़ी कम रह गया था। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर अर्जुन दा को दी और तब वह नीचे से ही देखो देखो एक चीज़ बोलती बोलती ऊपर अपने बच्चों के पास पहुंची। दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए। उसने उनसे कहा कि बताओ तो ये क्या है, क्या लिखा है? उसकी लड़की ने एक एक कर सभी अक्षर पढ़े और बोली, बेबी हालदार, माँ तुम्हारा नाम किताब में। दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्हें हंसता देख उसका मन खुशी से और भी भर गया। उसने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया। उन्हें प्यार करते करते हठात जैसे ही उसे कुछ याद आ पड़ा, वह बच्चों से छोड़ो 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 मैं अभी आती हूँ कहकर उठ खड़ी हुई। नीचे आते आते उसने सोचा, वह कितनी बुद्धू है, पत्रिका में अपना नाम देख सभी कुछ भूल गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर वह तातुश के पास आई और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। और अनुवादक कौन है इसके? प्रबोध कुमार, आलो अंधारी, बेबी हालदार, जैसा कि मैंने आपको पाठ के प्रारंभ में बताया था। तो ये था अपना अध्याय। कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक आप नहीं करते हो, मुझे पता है, भावनाओं में बह जाते हो। सभी ग्रुप में सभी साथियों के साथ टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक पर शेयर किया करो ताकि और बंधु भी जुड़कर निःशुल्क रूप से ये फ़ायदा उठा सके। और आगे आने वाले समय में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अपने टेस्ट सीरीज भी आएगी और बहुत श्रेष्ठ तरीके से आएगी। तो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो आप और घंटी वाले निशान पर क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से अगर जुड़ने में एरर आता है तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है क्या, कवि आदि गणेश और हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है। कवि आदि गणेश हिंदी सर्च करोगे, इतना सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, जिस पर 2900 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उसी टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। एक मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, क्या, आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, कविताएं डालता हूँ। उस चैनल को आपको ज्वाइन करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर निरंतर कुछ न कुछ ऐसा मैं बताता हूँ जो आपकी दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं से का निस्तारण ही होता है। तो वहाँ से भी आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। जय हिंद, फिर मिलता।